वाले एक यंग इन्वेस्टर से। उत्पल हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल से। नमस्ते उत्पल, बहुत स्वागत है आपका। हाँ उत्पल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रहे हैं। स्वागत है आपका। तो आपने लिखा कि आप स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे जी हैं? जी मैम, अभी तो 12 पास किया है। मैं रिटायरमेंट के बारे में थोड़ा सोच रहा हूँ। और क्या बात है, अब 12वीं पास किया आपको है और अब कुछ आप अभी से ही रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं? नहीं मैम, आगे तो कुछ करना है, लेकिन अभी वो तो थोड़ा सेफ में रहना चाहता हूँ रिटायरमेंट के बहुत लिए अच्छे, अभी, नहीं इसलिए। नहीं बहुत अच्छे, मैं तारीफ कर रही हूँ। 12th के बाद मुझे ये नहीं पता था मैं कौन सा कोर्स पढ़ूंगी, पर आपको ये पता है कि रिटायरमेंट के लिए तैयारी करें। सो आई थिंक उत्पल बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत सही बात है, ये अच्छी प्लानिंग है। तो और जी अभी 12th के बाद आप हायर स्टडीज किस दिशा में जाने वाले हैं? साइंस लेने वाले हैं, आर्ट्स, बीकॉम, क्या पढ़ने वाले हैं? अभी मैं साइंस में लेना चाहता हूँ मैम, और डॉक्टर। ओके, तो कहाँ है पश्चिम बंगाल में, कहाँ से जुड़े हुए हैं आप, कौन से इलाके से? जी मैम, मैं वेस्ट बंगाल का मालदा डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हूँ। एक ग्रामीण माल इलाका है मैम, थोड़ा मालदा गाँव। हाँ डिस्ट्रिक्ट मैंने सुना है, बिल्कुल मालदा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब मैं आपके क्वेश्चन पर आती हूँ। तो आपने लिखा है कि मैं मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप मोमेंटम 30 डायरेक्ट इंडेक्स फंड में 30 से 35 साल के टाइम होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मैं अभी सिर्फ 1,000 रुपये से शुरू करूँगा, हर साल इसे 10% से बढ़ाऊँगा, प्लस मार्केट करेक्शन में मैं इसमें 500 रुपये या उससे ज़्यादा डालता रहूँगा, ये 30 से 35 साल में। क्या ये प्लान एक रिटायरमेंट प्लान की तरह काम कर सकता है? राइट, यही पूछना चाहते हैं ना उत्पल जी आप? जी मैम, जी 100%। ठीक है, कुछ और ऐड करना है इसमें? जी अभी मैम कुछ नहीं ऐड करना है अच्छा, इसलिए तो अभी। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप मोमेंटम 30 डायरेक्ट इंडेक्स फंड, फंड का नाम भी बहुत लंबा चुना है आपने। विकास क्या कहेंगे, 1,000 से शुरुआत करना चाहते हैं उत्पल अभी? उत्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मतलब अच्छा लगा सुन के कि एक 12th करने के बाद आप इतना दूर का सोच रहे हैं। प्रियंका जी, मैं ऐड करूंगा कि ये रिटायरमेंट, इन्होंने वर्ड जरूर बोला, शायद आपका जो आप हमेशा शोज में बोलती रहती हैं फायर कॉन्सेप्ट कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, तो ये उसको ही रेफर करना चाहते होंगे। क्योंकि अभी ये 12th जस्ट इन्होंने किया, 18 साल के ये हैं, तो आई थिंक अगर 30 साल पकड़ते हैं तो 48 साल में ये जो है वो रिटायर होना चाहते हैं। तो ये बेसिकली फायर कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी सोच है। और आपने क्योंकि प्रैक्टिकली होके बोला कि मैं अभी 1,000 रुपये ही जोड़ूंगा, और आप देखिए उत्पल, अगर आप 1,000 रुपये जोड़ते हैं और 10% का स्टेपअप करते हैं तो 35 साल में लगभग आपका जो 1,60,00,000 के आसपास बन जाएगा। वो भी मैंने 12% की ग्रोथ रेट से एजम्पशन किया है। तो आप सोचिए, जब आप यही 1,000 को जब 5,000, 10,000, 15,000 करेंगे, जब आपकी जॉब लगेगी और आप उसको टॉपअप स्टेपअप करते रहेंगे, तो कितना बड़े कॉर्पस की उम्मीद करते हैं आप। मैंने तो इसमें टॉपअप जोड़े भी नहीं, खाली आपका एक स्टेपअप जोड़ा। तो बट मैं क्या आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्योंकि अपना ये निवेश की जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो जो फैक्टर इन्वेस्टिंग या कुछ इस तरीके के जो फंड्स हैं वो ना लेके आप एक पहले प्लेन सिंपल फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी होती है वहां से आपने निवेश की शुरुआत करें। तो मोतीलाल का ही, अगर मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी कैप फंड ले लेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको वहां पे एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी मिल जाएगा, और फंड मैनेजर उसको डायनेमिकली मैनेज करेंगे। जब बाजार में अपॉर्चुनिटी मिड कैप, स्मॉल कैप की ज्यादा होगी, मोमेंटम दिख रहा होगा, तो फंड मैनेजर उसका भी बेनिफिट लेंगे। तो मुझे लगता है आपके जो निवेश की शुरुआत है वो आप फ्लेक्सी कैप फंड से करें। ओके, एक फ्लेक्सी कैप ज़्यादा बेटर चॉइस हो सकती है। स्ट्रैटेजी यही रखिए, पर फ्लेक्सी कैप से शुरुआत कीजिए। लोकेश पुरी जी का क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, गुजरात से हैं, और उन्होंने वो एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा उठाया ना जो बहुत टची है। उन्होंने पूछा है कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कब, कैसे और कितना काटा जाता है, इसके बारे में गाइड कीजिए। 1,00,000 रुपए निवेश कर रहे हो तो इसमें एक्सपेंस रेशियो मतलब कितना कैलकुलेट होता है, और ये एक्सपेंस रेशियो जो है ना रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में कितना अंतर होता है, ये इन्वेस्टर के मन में ये इंक्विजिटिवनेस हमेशा रहती है। विकास, तो ज़रा मार्गदर्शन कीजिए यहाँ पे लोकेश जी का, और बाकी लोग जो हमारे शो को देख रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सा बताइए। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज एक्सपेंस रेशो बेसिकली हो गया कि आपका जब आप म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड हाउस में फंड मैनेजर है, उनका पूरा टीम है, रिसर्च की टीम है, तो इन सब चीज़ों के खर्चे भी होते हैं, जो कि ऑब्वियसली फंड मैनेजमेंट चार्जेस हो गए या
जो मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया या जो भी जो स्टैट्यूटरी एक्सपेंस भी होते हैं जब आपके फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड को में स्टॉक्स बाय करने हैं सेल करने हैं तो उसके लिए उनको ब्रोकर की जरूरत है, उसके चार्जेस होंगे। तो ये सब चीज़ों को जब मिला के जो एक्सपेंस होते हैं वो आपके जो है टोटल एक्सपेंस रेशोज जिसको बोलते हैं TER, तो वो TER जो है वो फंड पे चार्ज की जाती है। अब आपके मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का निवेश करना है और आपके फंड की जो है वो एक्सपेंस रेशियो है 1.5%। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 लाख रुपया निवेश किया और आपके जो अगले दिन ही 1500 रुपये कट गए। तो इस तरीके से नहीं होता। डेली जो है एक्सपेंस रेशियो जो है वो आपका एडजस्ट होता है NAV में। जब आपकी NAV रिफ्लेक्ट होती है तो फंड मैनेजर उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डेली बेसिस पे जो है वो कैलकुलेट होके NAV में एडजस्ट कर दिए जाते हैं। तो मतलब सिंपली अगर आप उसको समझना चाहें कि अगर मान लीजिए आपका जो 1500 रुपये का साल भर का खर्चा है वो डेली बेसिस पे डिवाइड होगा, यानी कि 1500 डिवाइड बाय 365 करेंगे जब आप, तो जो भी आपका मान लीजिए 2-2.5 रुपये जो बनता है पर डे का वो आपका जो है वो NAV में एडजस्ट हो जाएगा। तो एक ये क्लैरिटी देना चाहूँगा कि कोई ऐसे अपफ्रंट का चार्ज नहीं लगता आपको। और दूसरा आपका जो आपने ₹1,00,000 निवेश किया, अब साल के एंड होते होते वो 1,10,000 हो गया, तो आपको जो चार्जेस लगेंगे वो 1,10,000 के ऊपर लगेंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट गेन की वजह से जो आपका वैल्यू बढ़ गई है। तो जो चार्ज रेशो जो 1.5% थी वो अब आपको 1,10,000 पे लगेगी। तो पहले ये हो गया। अब दूसरा चार्ज कितना लगेगा ये सेबी ने हर एक कैटेगरी के लिए डिफाइन करके रखा है। यूजुअली अगर आप देखें तो इंडेक्स फंड्स का जो चार्जेस होते हैं बड़े कम होते हैं, वो मतलब 15 बेसिस पॉइंट 20 बेसिस पॉइंट। सो अगेन एग्जांपल के तौर पे 1,00,000 अगर आप निवेश करते हैं तो 150 रुपये या 200 रुपये या 250 रुपये जो भी इंडेक्स फंड के एक्सपेंस रेशोज हैं उसके हिसाब से लगेंगे। यूजुअली जो एक्टिव फंड्स होते हैं उनके चार्जेस जैसे 1%, 1.5% तक या 0.25% तक भी जाते हैं। बट इसमें एक चीज और होती है कि सेबी देखती है कि जब किसी एक म्यूचुअल फंड में फंड का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है तो फिर एक्सपेंस रेशियोज नीचे आ जाती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर आपका बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो गया, आपकी पूरी टीम इन प्लेस है, तो आपको फिर ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो प्रोपोर्शनेटली बड़े AUM वाले जो फंड्स होते हैं उनकी एक्सपेंस रेशियोज कम होती हैं। तो हो सकता है कि एक फ्लेक्सी कैप फंड जो 50,000 करोड़ का हो तो हो सकता है उसकी एक्सपेंस रेशियो 1.5% हो, और एक नया फ्लेक्सी कैप आ गया जिसका AUM खाली अभी 1,000 या 2,000 करोड़ ही है तो उसकी एक्सपेंस रेशियो 1.8% हो। तो ये नए फंड या स्मॉल AUM जो होते हैं वो भी एक क्राइटेरिया होता है एक्सपेंस रेशियोज तय करने का। तो अब इसमें कैसा है कि जो डायरेक्ट का और रेगुलर NAVs होती हैं उसमें क्या है कि मान लीजिए अभी अगेन एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हर एक फंड का अलग अलग है, कि अगर रेगुलर में किसी फंड का जो एक्सपेंस रेशो मान लीजिए डायरेक्ट वाले का 1.5% है तो रेगुलर वाले का हो सकता है 1.75% या 1.8% हो, या किसी डायरेक्ट स्कीम का 1.2 है तो रेगुलर स्कीम का 1.6 हो। तो जो ये डिफरेंस होता है वही जो बेसिकली जो एडवाइजर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके पे आउट की तरफ या उनकी कमीशंस की तरफ जाता है। अब इसमें एक चीज़ और है लोकेश जी, क्योंकि हो सकता है आपने कुछ वीडियोस भी देखे हो जहाँ पे या जो कैंपेन्स चलती हैं म्यूचुअल फंड सही है उसमें भी ये दिखाया जाता है कि डायरेक्ट में करेंगे तो खर्चा कम लगेगा आपको। लेकिन ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको खुद से पूरी नॉलेज है और आपको पता है कि मैं जिन स्कीम्स में निवेश कर रहा हूँ वो सही है, कब उनको बदलना है, मार्केट परिस्थिति के हिसाब से कौन से मेरे को फंड पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं, कौन से मुझे निकालने चाहिए, अगर इस पूरी चीज़ों की नॉलेज अगर आपको है तो आप डायरेक्ट की स्कीम्स में जाएंगे तो आपको लंबे समय में एक अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों की जानकारी नहीं रखते हैं और किसी वजह से आपने खाली सोशल मीडिया से सुन के और आपने अपने फंड्स ले लिए और आपका पोर्टफोलियो एक नॉर्मल पोर्टफोलियो से 2-2, 3-3 या 4-4% अंडर परफॉर्म करने लग गया, तो यही जो आप पैसा बचा रहे हैं वो लॉन्ग रन में आपको बहुत बड़ा नुकसान देके जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है प्रियंका जी आपके निवेशकों के लिए कि जिनको म्यूचुअल फंड्स की पूरी नॉलेज है, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उनके लिए तो डायरेक्ट स्कीम्स बेटर हैं। बट अगर किसी एडवाइजर के थ्रू जाएंगे, और एक चीज़ और प्रियंका जी आपने ये डेटा बताया भी है, मुझे पता है 2-3 शोज में आपने इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट भी किया था कि डायरेक्ट में जिन्होंने निवेश किया उनके पोर्टफोलियोज ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना जो एडवाइजर्स के थ्रू किया है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को हम ऐसा हो जाए कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो जाए कि हमने 50 पैसे या 40 पैसे बचा दिए लेकिन पोर्टफोलियो पे बहुत बड़ा डेंट ले लिया हमने, तो वो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपके क्वेश्चन का मुझे लगता है मैंने
कोशिश की आंसर देने की, और ये भी मुझे लगा कि क्यों ये आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। बट अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो जरूर आप उसको पोस्ट करिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पूछने के लिए बिक्की सारमा हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर हैं। नमस्ते बिक्की जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? जी जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, मैं आसाम से बोल रहा हूँ। सॉरी, आपकी आवाज़ दब गई बिक्की जी, आपका नमस्ते सुना, उसके बाद नहीं सुना। कहाँ से जुड़े हुए हैं बिक्की आप? जी जी आसाम आसाम। आसाम से, ओके। क्या करते हैं आप? जी अभी मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, स्टूडेंट हैं। और ये आपका हाँ। इन्वेस्टमेंट देख करके तो मैं दंग हूँ, सिप भी है, लमसम भी है ये। और हाँ जी, एक्चुअली ये मतलब मैं बोलता है मतलब ऐसे मतलब आप लोगों का शो देख के ही मतलब इन सभी फंड्स में लमसम कर दिया था क्या? एक्चुअली। ओके। और खुद का मतलब मैं मेरा वो जो SIP अमाउंट है वो थोड़ा अभी कम है, 500,000 ऐसा ऐसा ऐसे करके है। तो हाँ। इसीलिए मतलब वो बाकी लमसम ये मतलब मेरा माता पिता का है। अच्छा, मम्मी पापा का है वो लमसम इन्वेस्टमेंट, हाँ। और आपका है ये सिप पोर्टफोलियो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ। सो बिकी, आपकी एज क्या है? जी 25। 25, ठीक है। तो आपका पोर्टफोलियो मैं रीड करती हूँ, ठीक है? फिर आपका कोई सवाल होगा तो विकास जी हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। तो पहले तो हम इनका सिप पोर्टफोलियो लाएंगे। हाँ, सिप पोर्टफोलियो पहले आ गया है। तो इसमें नहीं नहीं, ये ईडलवाइज नहीं। तो इनका जो सिप पोर्टफोलियो, उसमें हीलियोस का फ्लेक्सी कैप है 1000, ईडलवाइज का US टेक फंड है 1000, बंधन और इन्वेस्को का स्मॉल कैप जिसमें 500 है, यही है ना? हाँ और जी। HDFC और मोतीलाल के मिड कैप में भी 500 और ICICI के अपॉर्चुनिटीज फंड में भी 500। तो 2 मिड हाँ कैप हाँ। है, 2 स्मॉल कैप है, 1 US फंड है। और हीलियोस का आपने फ्लेक्सी कैप लिया, अभी थोड़े दिन पहले मैं हीलियोस के CEO से भी बात कर रही थी। और ICICI का अपॉर्चुनिटीज फंड भी है। ये है आपका 2,000, 4,000, 5, 5.5, 6,000 की सिप चल रही है, ठीक है? ओके, ये जी मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि मेरा मतलब टाइम हॉरिजन थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 25 साल का है, 20-25 साल तक SIP कर सकते हैं। तो ठीक मैं है। ये सोच रहा था कि ICI मतलब मेरा ऐसा पोर्टफोलियो देख के लग भी रहा था कि हाँ थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो मैं ये सोच रहा था कि ICICI अपॉर्चुनिटी जो फंड है उसको बंद करके बाकी जो उसका जितना भी है वो बाकी में ठीक है। इन्वेस्ट कर दे, बाकी फंड ओके, में इन्वेस्ट कर दे। ठीक है। तो आप सोच रहे और थे एक कि मेरा हाँ जी मैम, और एक मेरा 30,000 का लमसम है, वो ऐड नहीं किया था। वो है सेमको एक्टिव मोमेंटम फंड में। मतलब क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा लंबा है तो इसीलिए मैंने एक एक्टिव मोमेंटम फंड भी लिया है कि थोड़ा सा मार्केट में वोलेटिलिटी भी आएगी तो भी मैं मतलब हैंडल कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी पैसे मतलब उसमें रिडीम करने वाला नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं ये मतलब एक्टिव मोमेंटम फंड जो लिया है सेमको का, ये कैसा है ये भी जानना चाहता था। ओके, फाइन, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं कि ICICI अपॉर्चुनिटीज वाली सिप को बंद करके उसका पैसा भी अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में डालें, और सैमको का एक हाँ हाँ मोमेंटम फंड भी है आपके पास। तो आपके हाँ हाँ पेरेंट्स का जो ये लमसम वाला फंड है वो मैं रीड करूं? जी जी ओके, सो अब पेरेंट्स के में भी एक जो है, मुझे एक सिप भी 1,000 रुपए की, जो ईडलवाइज इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी फंड है उसमें आपके पेरेंट्स कर रहे हैं सिप 1,000 जी की। जी ओके, तो ये एक तो है ये ईडलवाइज इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड, ये इनके पेरेंट्स का है जिसमें 1,000 की सिप चल रही है। फिर इनकी जो लमसम है वो है ईडलवाइज के मिड कैप में, ग्रो के स्मॉल कैप में, ट्रस्ट के स्मॉल कैप में, DSP के मल्टी एसेट में, ईडलवाइज के मिड कैप में, कोटक के मल्टी कैप में और एबेकस के मिड कैप में। ऑल राइट विकास, ओवर टू यू। मैंने आपसे बिक्की जी का पोर्टफोलियो भी शेयर किया था और एक एडिशन जो इन्होंने 30,000 का सैमको के मोमेंटम फंड में किया है। तो एक तो पेरेंट्स का ये लमसम निवेश चल रहा है और दूसरी तरफ है बिक्की जी का सिप निवेश। बताइए क्या इसमें आप चेंज करना चाहेंगे? देखिए प्रियंका, फैमिली लेवल पे क्योंकि अब ये लगभग 15 स्कीम्स हो गई हैं इनकी, क्योंकि अगर आप
सेकंड पोर्टफोलियो देखिए सिप वाला, उसमें भी स्मॉल कैप में बंधन और इन्वेस्को है, मिड कैप में एचडीएफसी और मोतीलाल भी है। सो आपका जो पहला क्वेश्चन था विक्की जी कि आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटीज में मैं बंद कर दूं, तो मत करिए, बहुत अच्छा फंड है और मल्टी कैप अप्रोच है एक तरह से, क्योंकि ये थोड़ा सा वो सेक्टर्स जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आती है उस तरीके से उसको रोटेट करते हैं। तो ये फंड में मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा बंद करने के लिए, बट एट फैमिली लेवल हाँ, क्योंकि आपके बहुत सारे स्मॉल कैप है, मिड कैप भी बहुत सारे हैं, तो वहां मुझे लगता है आप थोड़ा सा ओवरलैप कम करने के लिए कंसोलिडेट करिए पोर्टफोलियो को। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि अब आपने थोड़ा और भी क्लैरिटी दे दी कि अब 3 लोगों का पोर्टफोलियो है, तो ऑब्वियसली अगर आप 5-5 फंड भी लेंगे तो 3 लोगों के हिसाब से 15 हो जाएंगे, बट फैमिली लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि इतना इतना भी ज्यादा जरूरत नहीं है कि 15 फंड आप कर दें। 2-3 फंड्स के लिए ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मर्ज कर दें, बाकी का एज इट इज आप चलते रहने दीजिए। तो जैसे आप जो ट्रस्ट का स्मॉल कैप है वो बंधन के स्मॉल कैप के साथ मर्ज कर दीजिए, और ग्रो का स्मॉल कैप जो है वो इन्वेस्को के स्मॉल कैप के साथ मर्ज कर दीजिए। तो ये 2 चेंजेस आप स्मॉल कैप में करें, और एचडीएफसी और मोतीलाल का मिड कैप है उसमें कोई एक फंड आप रख लीजिए। और अगेन अब मैं इस पे फंड इसलिए नहीं बताऊंगा कि हमारे पास अभी वो भी क्लैरिटी नहीं है कि किस इन्वेस्टर के नाम पे कौन सा फंड है, बट इन दोनों में से आप एक कर लीजिए। और उसी तरीके से एक आप मिड कैप में जो ईडलवाइज का मिड कैप और अबैकस का मिड कैप है उसमें से एक फंड रखें। यहाँ पे मैं बोलूंगा अबैकस मिड कैप में आप रखें, ईडलवाइज वाला मिड कैप जो है हम मर्ज कर दें अबैकस में। तो 2 स्मॉल कैप 2 मिड कैप रखें, रादर देन हैविंग 4 या 3 के ऊपर आपके पास जो है 3-3 4-4 आपके पास में वो हो गए स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो यहाँ आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। बाकी जो आपने फंड्स लिए हैं अब, क्योंकि टेक्टिकल कॉल है, हालांकि यूएस टेक फंड जो है और ईडलवाइज इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी, तो ये दोनों अलग है, बिकॉज इमर्जिंग मार्केट वाला जो है यूएस के बियॉन्ड निवेश होता है, और ईडलवाइज यूएस जो है वो स्ट्रेट अवे यूएस के टेक जो कंपनीज है उसमें निवेश होता है। तो वहाँ पे आप बने रहें। तो फिर इसीलिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा और चेंजेस उसमें मुझे लगा नहीं कि करनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर कि स्मॉल कैप और मिड कैप का जो है वो कट डाउन कर दीजिए एक्सपोजर। ओके, स्मॉल कैप और मिड कैप हैवी हो रहा है तो उसका एक्सपोजर कम कीजिए, कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, तो उसका ख्याल रखिए। बहुत सारी स्कीम्स आपने ले ली, और ये इन्होंने एक बताया सैमको का, इनके पास एक मोमेंटम फंड भी है जो हमारे पास रिटर्न में नहीं था इनकी तरफ से। योर व्यूज़ ऑन दैट विकास जी? देखिए अगेन क्योंकि बहुत ज़्यादा लिस्ट ऑफ फंड्स है, तो वही जो सैमको का मोमेंटम फंड है, अगर आप ये चाहते हैं तो इनफैक्ट इनको इसलिए लग रहा होगा कि प्रियंका पिछले कुछ समय से आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटीज ने परफॉर्म नहीं किया, बट अगर आप इसका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा फंड है। तो इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि आप आईसीआईसीआई इंडिया अपॉर्चुनिटीज में उसको जो है वो ऐड कर दीजिए।